Hello students, now we will study our next topic of business environment, that is globalization. ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जब कोई कंपनी या कोई कॉरपोरेशन अपने बिजनेस इंटरप्राइजेस को दूसरी कंट्रीज़ में भी स्टार्ट करना शुरू कर देती है, क्रॉस बॉर्डर्स ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन among people, companies, and government worldwide. Globalization has accelerated since the 18th century due to the advances in ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद कंपनीज़ क्या करने लगी, अपने बिजनेस को डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वहाँ के पीपल्स, कंपनीज़ और गवर्नमेंट के साथ भी उनका इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन इज़ द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज, कल्चरल्स, population, brought about the cross-border trades in goods and services, technology and flow of investment, people and information. जब आप दूसरी कंपनी में अपनी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी कंट्रीज़ में जा के करते हैं, तो आप वहाँ से कई लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, वहाँ की पीपल्स के साथ आपकी मतलब इंटरेक्शन शुरू होती है, वहाँ के कल्चर को जानते हैं, वहाँ की इकोनॉमी और पॉपुलेशन भी डिफरेंट होती है, तो आपकी उनके साथ इंटरडिपेंडेंस शिप हो जाती है कि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज़ में सेल या परचेज़ करना स्टार्ट करते हैं, जिससे वहाँ के आपके कल्चर को भी जानना शुरू कर देते हैं, इकोनॉमी को भी, पीपल्स को, और वहाँ की इंफॉर्मेशन को भी आप गैदर करना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफिनेशन. इसकी डेफिनेशन दी गई है द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इसकी एक डेफिनेशन दी गई है एज द increasing integration of economies around the world, particularly through the movement of goods and services, capital across border. It refers to an extension beyond national borders of the same market forces that have operated for the centuries at all level of human activity, village market, urban industries or financial centers. नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन के पिलर्स क्या होते हैं. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है, कैपिटल मोबिलिटी होती है. कैपिटल मोबिलिटी का मतलब है कि कैपिटल बढ़ती है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है. जैसे कि आप एक कंट्री में रहते हैं और आपने अपने बिजनेस को दूसरी कंट्री में स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर आपकी जो कैपिटल की मूवमेंट होगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीनेशनल कंपनीज़. उसके बाद आता है लोअर टैरिफ्स. अगर कंपनी जो अपनी FDI को दूसरे देश की कंट्री में इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट शुरू करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करती है, तो उससे क्या होगा, वहाँ के जो टैरिफ्स होंगे वो भी लो होने शुरू हो जाएंगे. उसके बाद आता है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड हो गया है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना इंक्रीज़ हुआ है. लेबर की भी मोबिलिटी होती है कि आप जैसे कोई कंपनी है, अगर उसकी कोई यूनिट अमेरिका में इस्टेब्लिश है, तो एक देश इंडिया का जो एम्प्लॉय होगा उसको अमेरिका में सेटल होना पड़ेगा, या कोई अमेरिकन जो एम्प्लॉय होगा उसको इंडिया में सेटल होना पड़ेगा. तो एक जगह से दूसरी जगह पर उसकी जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है लेबर्स की. नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कंपोनेंट्स में हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. अलग अलग एरियाज़ में ग्लोबलाइजेशन होती है. जैसे मार्केट एरिया में ग्लोबलाइजेशन अलग होती है, प्रोडक्शन एरिया में ग्लोबलाइजेशन अलग होती है, इन्वेस्टमेंट अलग होती है और टेक्नोलॉजी अलग होती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स. मार्केट का ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है. इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ द डिफरेंट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इनटू अ सिंगल मार्केट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट. जब एक कंपनी अपनी दूसरी कंट्री में जाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, को अपनी मार्केट को बढ़ाती है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट ग्लोबलाइजेशन. उसकी मार्केट बढ़ जाती है, एक देश से दूसरे देश में उसकी मार्केट क्रिएट हो जाती है. फॉर एग्जांपल कोको कोला, पेप्सी, बिरयानी ऑफ हैदराबाद, टीवीज़, वॉकमैन्स, मैकडोनाल्ड,
एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। इसके बाद हमारे पास आते हैं फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। मार्केट के ग्लोबलाइजेशन के क्या फीचर है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली लार्ज कंपनीज कैन क्रिएट ग्लोबल मार्केट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लार्ज कंपनीज ही ग्लोबल मार्केट में एंटर करेंगी, स्मॉल कंपनीज भी ग्लोबल मार्केट में एंटर कर सकती हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मेक डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर ईच मार्केट। अलग अलग मार्केट के लिए, अलग अलग देश की मार्केट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। जैसे मैकडी है, अगर आप अमेरिका में जाओ, यूएस में जाओ, तो वहाँ पर ये नॉन वेज में मिलेगा। मैकडी में जो बर्गर होगा वो नॉन वेज बर्गर मिलेगा सिर्फ। बट अगर आप इंडिया में आओ, क्योंकि इंडिया में लोग नॉन वेज ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो वेज ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर वो हर जगह पर अपना नॉन वेज बर्गर सेल करेंगे तो उनकी मार्केट इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगी। तो यहाँ उनको वेज बर्गर सर्व करना पड़ेगा और वेज मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर उनकी अलग स्ट्रेटजी होगी और दूसरी मार्केट में उनकी अलग स्ट्रेटजी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है द ग्लोबल फर्म्स हैव टू कंप्लीट ईच अदर्स इन डिफरेंट मार्केटिंग इंक्लूडिंग होम मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीज़न फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। मार्केट के ग्लोबलाइजेशन के करने के पीछे क्या रीजंस है? कंपनीज एक्सपेंडेड देयर बिजनेस टू देयर कंट्रीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क। मतलब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर देती है रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। इंक्रीज देयर इनकम एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए भी, इनकम को इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी कंपनीज क्या करती हैं? ग्लोबलाइजेशन का सहारा लेती हैं। द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ कंट्री पुल्ड द फॉरेन कंट्रीज टू मार्केट देयर प्रोडक्ट इन दोज कंट्री। मतलब कि अगर एक कंपनी में की जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर शॉर्टेज है, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, तो फ़ौरन जो कोई कंपनी होगी वो क्या करेगी? वो इन्वेस्टमेंट करेगी, अपनी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगी उसी रिलेटेड प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उनकी मार्केट भी इंक्रीज़ होगी, एक्सपैंड होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की ग्लोबलाइजेशन कैसे होती है? द कंपनीज एस्टैब्लिश देयर प्रोडक्शन प्रोसेस इन द फॉरेन कंट्रीज टू प्रोड्यूस द गुड्स ऑफ हाई क्वालिटी एट लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज करती है और दूसरी कंट्रीज़ में आकर उसी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में आकर लो रेट पे सेल करती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट चाइना में ज़्यादा रेट पे बिक रहा है और उसकी क्वालिटी सेम यहाँ भी वही है और यहाँ पर आकर वो कम रेट में बेच रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उनकी जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा यहाँ पर और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी उनके प्रोडक्ट्स की और यहाँ पर उनकी मार्केट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसका एक एग्जांपल था। फॉर एग्जांपल, चीप रॉ मटेरियल एंड चीप लेबर इज़ अवेलेबल इन द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पर आकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी FDI क्यों इंक्रीज़ करते हैं? क्योंकि यहाँ पर चीप लेबर मिल जाती है। इंडिया में जो लेबर है वो चीप है, वो कम रेट पर भी अवेलेबल हो जाती है। दैट्स वाई कंपनीज आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीज़न फॉर ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि इसके क्या रीजंस हैं। इम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑन इम्पोर्ट्स बाय द फॉरेन कंट्रीज फोर्सेज द MNCs टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन अदर कंट्रीज़। जो इम्पोर्ट के ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन है जो कंट्रीज़ ने, जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए कंपनी इम्पोर्ट कम करती है और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरी कंट्री में जाकर अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओपन करती है, जिससे कि वो वहीं पे मैन्युफैक्चर करे और वहीं पे वो अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करें। क्योंकि अगर वो इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा
रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। कई बार क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल आपको दूसरी कंट्री में नहीं मिलेगा, अपनी जो होम कंट्री होगी, पर वो दूसरी कंट्री में जाकर आपको मिल जाएगा। तो उस रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के कारण भी कंपनीज क्या करती हैं, ग्लोबलाइजेशन का सहारा लेती हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स एट लो कॉस्ट इन फॉरेन कंट्रीज़। कई बार फॉरेन कंट्रीज़ में जो इनपुट है वो लो रेट पर मिल जाता है, लो कॉस्ट पर मिल जाता है। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ईजी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, कंपनीज क्या करती हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी उसको कम करने के लिए भी वो ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट करती हैं और ग्लोबल लेवल पर अपने बिजनेस को स्टार्ट करती हैं, ताकि उनके जो ट्रांसपोर्टेशन की एक जो जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का उनका खर्चा भी कम होता है। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण प्राइसेस हाई हो जाते हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी कंपनीज क्या करती है, ग्लोबल लेवल पर अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं। उसी कंट्री के अंदर जाकर अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हाउस ओपन कर देती है और वहीं से प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर होके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगी और वहीं पर सेल की जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे पास आता है फर्स्ट, ग्लोबलाइजेशन अलाउड कंट्रीज टू गेन ईजियर एक्सेस टू फॉरेन नॉलेज, एंड सेकंड, इट एनहांस इंटरनेशनल कंपटीशन इंक्लूडिंग as a result to the risk of emerging market firms, and this strengthens firms incentives to innovate and adopt foreign technologies. foreign technology जब एक कंट्री की जो दूसरी कंट्री में अगर एक्सपोर्ट की जाती है या वहाँ पर अडोप्ट की जाती है तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। द प्रेजेंट एज इज़ कंसिडर्ड एट द एज ऑफ साइंस। द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पेज द वे ऑफ अ कंपनी टू एंटर फॉरेन मार्केट एंड टू डेवलप इटसेल्फ इनटू अ वर्चुअल ग्लोबल कंपनी। तो अगर ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी में करना है तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, जॉइंट वेंचर एंड मर्जर्स। मतलब दो कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर कर लेती हैं और मर्जर कर लेती हैं। द टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइज थ्रू द मोड्स ऑफ जॉइंट वेंचर। अंडर जॉइंट वेंचर अ कंपनी जॉइन हैंड विद अ कंपनी ऑफ अनदर कंट्री। एक कंपनी है वो दूसरी कंट्री की कंपनी के साथ अपना मर्जर या इक्विजिशन कर लेती है, ठीक है, जिससे वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है उसको वो अडोप्ट कर सके, एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आउटराइट परचेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को परचेज़ कर लिया जाता है दूसरी कंपनी की, जो दूसरी कंट्री की जो कंपनी है उससे टेक्नोलॉजी को परचेज़ कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रॉयल्टी और ऑन द बेसिस ऑफ आउटराइट परचेज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। द कंपनीज ऑफ लेस डेवलपमेंट कंट्री collaborate with the companies of developed companies having advanced technology, and thus globalization of the technology take place. कुछ एक जो कंट्रीज़ होती हैं वो अंडर डेवलप होती हैं और कुछ क्या होती हैं, डेवलप्ड होती हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ की कंपनियाँ क्या करती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और वहाँ से वो अपने एडवांस में जो टेक्नोलॉजी है वो परचेज़ कर लेती है या फिर उनके साथ कोलैबोरेट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। द कंपनीज हैविंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑब्टेन एडवांटेजियस पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। ड्यू टू दीज एडवांटेजेस द कंपनीज एंटर द फॉरेन मार्केट टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ग्लोबलाइजेशन। फॉलोइंग द GATT and WTO, many countries reduce or eliminated investment barriers. Indian government reduced the barriers of investment and allowed more than 51% in certain sectors and up to 49% almost in all the sectors. Globalization of
इन्वेस्टमेंट में ऑल्सो बी टर्म्ड एज FDI। मतलब गैट और WTO है, उन्होंने अपने रूल्स के अंदर कंपनीज़ की जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट बैरियर को ख़त्म कर दिया है, जिसके कारण अब कोई भी जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री में जाकर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकती है और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने जो बैरियर्स को रिड्यूस करके 51% तक कर दिया है कि आप इंडिया में आके 51% तक किसी सर्टेन सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं अगर कोई फॉरेन जो कंपनी है, और 49% ऑलमोस्ट इन ऑल द सेक्टर। जो 41% है वो कुछ एक सेक्टर्स में की गई है, और जो 49% इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट इन ऑल द सेक्टर, मतलब कि ज़्यादातर सभी सेक्टर्स में 49% तक FDI को इन्वेस्ट किया जा सकता है इंडिया के अंदर। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम डायरेक्टली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसके कुछ रीजंस हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या ग्लोबलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है। Firms go for FDI in order to avoid the restriction imposed by the host country on export। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं कंट्रीज़ ने, तो जिस वजह से कंपनीज़ क्या करती हैं, अपनी FDI इन्वेस्ट करती है दूसरी कंट्री में जाके, ताकि वहीं पे वो अपना बिजनेस करे और वहीं पे प्रोडक्शन हो और वहीं से वो अपनी सेल परचेज़ करें और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना ना पड़े, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे टैरिफ लग जाते हैं इंपोर्ट के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न आर हाई इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। कई जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं और रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है उनकी हाई होती है, तो जिस कारण से भी दूसरी कंट्रीज़ में जाके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाके वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है और अपने FDI को इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़। मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी कंपनीज़ क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग यूनिट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं, उनके ऊपर एक्वायर कर लेती हैं जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती हैं दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ के अंदर। तो इसी के साथ हमारे ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ रिस्क भी हैं, जिसको हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। मोर प्रोडक्ट्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स। मोर प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल अराउंड द ग्लोबल, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। कंज्यूमर कैन बेनिफिट ऑफ चीपर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो कंट्रीज़ कंज्यूमर्स क्या करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लो रेट पर मिल जाते हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट रिड्यूस द मोनोपोली अर्निंग एंड इंसेंटिव्स बिजनेसेस टू सीक कॉस्ट रिड्यूसिंग इम्प्रूवमेंट। मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन कंट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलती है। शेयरिंग आइडियाज स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर हेल्प डेवलप्ड कंट्रीज़। may promote better governance and improved labor protection। रिस्क में हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल एंड सोशल टेंशन एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दैट विल कंस्ट्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़। कई बार क्या होता है, जो पॉलिटिकल और सोशल टेंशन्स हो जाती हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती हैं कंट्रीज़ के अंदर, क्या होता है कि पॉलिटिकल लेवल पर इंटरफेयर करने लगती हैं जिन इन्वेस्टमेंट की गई है जिन कंपनीज़ में, वो क्या करने शुरू कर देती है, सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर भी इंटरफेरेंसेस करना शुरू कर देती हैं। इन्फ्लेशन, इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर प्रोडक्ट सर्विस प्राइस में भी राइज।
क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, प्राइजेस भी राइज होते जाएंगे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के। इरिवर्सिबल डैमेज टू कंट्रीज़ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। क्या होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट में आएंगी तो उससे इंटरडिपेंडेंटनेस भी बढ़ेगी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर। कंपनीज सीकिंग चीपर लेबर फ्रॉम अदर कंट्रीज़। क्या होता है कि भी दूसरी कंट्रीज़ में जाकर वो कम रेट पे अपना लेबर ले लेती हैं, पर उनको इतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता जितना वो अपनी कंट्री में करती हैं लेबर को पे, वो दूसरी कंट्री में जाकर कम पे करती हैं लेबर को। ट्रेड imbalances creating tension, pressure to control import and export. Standardization throughout countries, meaning there is a lack of diversity and originality. तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है ग्लोबलाइजेशन का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है और कोई क्वेरी है तो आप मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।